वेलकम व्यूवर्स, दिस इज़ योर ओन चैनल द जर्नी ऑफ नॉलेज। हमारा क्लास 12th इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर्स चल रहा है और अभी हम देखने वाले हैं बर्नियर के बारे में। इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अल बरूनी एंड इब्न बतूता, एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बर्नी हु केम फ्रॉम फ्रांस. So, here, something discussed. Once the Portuguese arrived in India about 1500 AD, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. A few of them, such as Jesuit Roberto Nobili, even translated Indian text into European language. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1500 AD में बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आए। उनमें से सबसे ज़्यादा नाम सामने आता है जेसट रॉबर्टो नोबेली का। नोबेली ने क्या किया? नोबेली एक ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया आकर काफ़ी समय यहाँ रहे और फिर उन्होंने यहाँ के जितने भी टेक्स्ट थे, वो चाहे रिलीजियस मैटर में हो या फिर सोशल मैटर में हो, उन सबको ट्रांसलेट किया था यूरोपियन लैंग्वेज में, ताकि वहाँ के जो किंग हैं और फिर इन किंग के अलावा वहाँ के जो भी निवासी हैं, जो भी रैंक एंड फाइल हैं, वे सभी इंडियन कल्चर से इंडियन कल्चर की जो नॉलेज है वो गेन कर सके। और इन सब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट किया जाता था, यानी कि नोबेली ने जो भी टेक्स्टेड किए, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले तो ये किया कि जितने भी रिलीजियस और मुग़ल एम्पायर यानी कि अरबी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में जितने भी लिटरेचर्स थे, उन सबको कोशिश की यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। और दूसरा, उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि वे जो भी लिख रहे हैं, जो भी राइट कर रहे हैं, उनमें इंडिया के सोशल स्टेटस को ध्यान दिया जाए, ताकि बाहर की जो किंग है, जैसे कि क्या होता था पहले फ्रांस है या फिर पुर्तगाल है, तो यहाँ के जो किंग थे वे इंडिया में अपने ट्रेड्स को या फिर अपने पावर को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो इसी ख्याल से उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्हें इंडिया की कंडीशंस के बारे में जानना होगा। उनके पास नॉलेज की बहुत कमी थी क्योंकि डिस्टेंस भी था, और इंडिया के जो कल्चर है ये इस तरह से नहीं लिखा गया कि बाहर के लोग इसे पूरी तरह से जान सके पढ़ के। किसी भी रिटन फॉर्म में ऐसा नहीं लिखा गया, बल्कि बाहर के जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी टेक्स्ट लिखे जाते थे, वे सभी टाइम ड्यूरेशन के साथ लिखे जाते थे, ताकि किस टाइम में क्या चेंजिंग हुआ वे सभी लोगों को जानकारी मिल सके। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो हिस्ट्री का रिटन फॉर्म अवेलेबल है वो डेट वाइज ना होकर, इरा वाइज ना होकर, सोशल स्टेटस वाइज लिखा गया है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी किंग्स हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर्स को और स्टेटस को समझने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने यहाँ से बहुत सारे लोगों को इंडिया के ट्रैवल पर भेजा, ताकि वे उनके जो मैसेंजर्स है वो इंडिया आए, इंडिया में रहें, इंडिया को समझे और यहाँ से बहुत सारे नॉलेज को गेन करके अपने किंग के पास जाए, ताकि किंग अपना जो पावर है वो इंडिया में रेज कर सके। और इन सभी कामों के कारण ही नोबेली को भी भेजा गया था। Among the best known of the Portuguese writer, the Dort Barbosa, who wrote the detailed account of the trade and society in South India. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउथ इंडिया में आने वाले जो ट्रैवलर थे, उनमें बारबोसा का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और वे कहाँ से रिलेटेड थे? वे पुर्तगाल से आए थे, यानी कि दैट मैन वॉज पुर्तगीज़। और उन्होंने साउथ इंडिया के जो भी कंडीशंस थे, यानी कि सोशल स्टेटस और ट्रेड्स, इन सब के ऊपर बहुत ही अच्छा लाइट दिया है। लेटर आफ्टर 1600 AD, we find growing number of Dutches, English and French travelers coming to India. One of the most famous was French jeweler Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to India at least 6 times. He was particularly
fascinated with the trading condition in India and compared India to Iran and Ottoman Empire. Some of these travelers, like the Italian doctor Manucci, never returned to Europe and settled down in इंडिया सो यहाँ पर फ्रेंच ट्रैवलर्स फ्रेंच जैसे कि अभी कुछ देर पहले यहाँ बताया गया था पुर्तगाल से बारबोसा आए थे उसी तरह से फ्रेंच इंग्लिश एंड डचेज ये सभी किंग्स भी जो थे उन्होंने भी अपने अपने लोगों को इंडिया भेजा था ताकि वे भी इंडिया को अच्छी तरह समझ सके और सबसे फेमस फ्रेंच ट्रैवलर जो थे उनका नाम सामने आता है ज्वेलर जीन्स बैप्टिस्ट ट्रैवनियर वो इंडिया आए और एटलीस्ट उनका जो आने जाने का जो वो साइकिल था वो सबसे ज़्यादा था यानी कि कहा जाता है कि वो 6 टाइम्स इंडिया आए और 6 बार आके यानी कि 6 टाइम्स यहाँ आके यहाँ के सोशल स्टेटस को समझने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश की उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो भी स्टेटस वे देखते थे वे चाहे यहाँ की इन्वायरमेंट हो यहाँ की सॉइल हो यहाँ की सोसाइटी हो या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस हो इन सब का कंपेयर किया कहाँ से यूरोप से उसके बाद आते हैं बर्नियर अ फ्रेंचमैन वॉज ए डॉक्टर पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन Like many others, he came to Mughal Empire in search of opportunities. He was in India for 12 years, from 1656 to 1668, and was closely associated with the Mughal courts. As a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Shah Jahan, and later as an intellectual and scientist with Danishmend Khan, an American noble at the Mughal court. सो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि फ्रांस से जो बर्नियर आए थे वे एक ट्रैवलर ही नहीं थे वे क्या थे वे एक डॉक्टर एंड पॉलिटिकल फिलोसफर एंड ऑल्सो ही वॉज अ हिस्टोरियन वे यहाँ आए उन्होंने यहाँ के कंडीशंस के बारे में बताया कहते हैं कि बर्नियर जब यहाँ आए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सड़कें हैं जो रोड्स हैं जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक है और उनके साथ इस तरह की घटनाएं काफ़ी मेनी टाइम्स ये हो चुकी हैं और एक समय तो ऐसा आया कि एक कंडीशन में वे इस समय पहुँचे जबकि उनके पास यहाँ यानी कि इंडिया में रहने के लिए एक कॉइन भी नहीं था और इसी मजबूरी में उन्हें मुग़ल एम्पायर के यहाँ जॉब भी करनी पड़ी थी कहा जाता है कि दारा शिकोह जो थे वे क्या थे दारा शिकोह शाहजहाँ के बेटे थे और जब दारा शिकोह का शासन तो नहीं चल रहा था लेकिन जब उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है मुग़ल एम्पायर में शाहजहाँ के टाइम में तो उस टाइम में बर्नियर दारा शिकोह के एक पर्सनल डॉक्टर के रूप में जॉब कर रहे थे जब दारा शिकोह चले जाते हैं यानी कि उनका जब इफेक्ट कम हो जाता है उन्हें भागना पड़ता है तो भी बर्नियर उनके साथ नहीं जाते बल्कि वे क्या करते मुग़ल एम्पायर में ही अपनी सर्विसेज देते रहते हैं उन्होंने भी ऐसा बर्नियर भी जो थे वे भी आम यानी कि और सारे जो ट्रैवलर्स थे उन्हीं की तरह उन्होंने हर चीज़ों को कंपेयर किया है यहाँ के सोशल स्टेटस को कंपेयर किया यहाँ का जो एनवायरनमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट रीजन है उसको कंपेयर किया इसके साथ साथ सोसाइटी में लोगों का रहन सहन कैसा था उसे भी कंपेयर किया है तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से कंपेयर किया है यहाँ के स्टेटस को Comparing East and West. Bernier traveled to several parts of the country and wrote accounts of what he saw, frequently comparing what he saw in India with the situation in Europe. He dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the form of letters to influential officials and ministers. In virtually every instant, Bernier described what he saw in India as a black
situation in comparison to developments in Europe. As we will see, this assessment was not always accurate. However, when his works were published, बर्नियर्स राइटिंग्स बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो यहाँ पर बर्नियर्स ने किस तरह से ईस्ट और वेस्ट, यानी कि इंडिया जो कि ईस्ट में है और यूरोप जो कि वेस्ट में है, इन दोनों के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा क्या क्या कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ जहाँ वेस्ट में लोग सॉक्स पहनना बहुत ही नेसेसरी कंपलसरी थिंग है, बट इंडिया में यहाँ तक कि यहाँ के जो किंग हैं वे भी ओनली सिर्फ स्लीपर्स में रहते हैं। और इसका एक कारण यह है कि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहती है, तो इसके कारण सॉक्स यहाँ नहीं पहना जाता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर किया गया है। और इसके साथ साथ यानी कि सबसे बर्नियर ने जो अपना बुक लिखा जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, उस बुक को अपने फ्रांस के जो किंग हैं लुइस 14 उनको डेडिकेट भी किया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और उनके जो अदर वर्क्स थे वे सभी लिखे गए थे या तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे ऑफिशियल पर्पस से, या फिर किसी मिनिस्टर को अपने लिए जो भी कुछ उनसे जो भी डिस्कशन होता था उसमें भी डिस्कस किया गया था इंडिया के स्टेटस के बारे में, यहाँ के सिचुएशंस के बारे में। तो बर्नियर्स ने जो भी यहाँ पे देखा, यानी कि बर्नियर्स ने इंडिया में जो भी कुछ ऑब्जर्व किया तो उसे अपने बुक्स में उन्होंने क्या किया, रिटन फॉर्म में दिया है। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है, बर्नियर्स वर्क्स वे पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 to 71 AD and translated into English, Dutch, German and Italian within the नेक्स्ट 5 years। यानी कि 5 साल के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने 1670 या फिर 1671 इन दोनों ईयर्स के बीच में अपने बुक्स को वहाँ पब्लिश किया, यानी कि फ्रांस में बर्नियर्स की बुक पब्लिश होती है। और इसके बाद ये 5 सालों के भीतर ही ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन। और between 1617 and 1725 the account was reprinted 8 times in French, and by 1684 it had been reprinted 3 times in English. This was in marked contrast to the accounts in Arabic, Persian, which circulated as manuscripts and were generally not published before 1800। तो यह बताया जा रहा है कि बर्नियर का द्वारा जो बुक लिखा गया था, बर्नियर ने जिसे एक ही टेक्स्ट में सबको ऑब्जर्व किया था, सभी को लिखा था, उसी का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। यहाँ तक कि फ्रांस में जब वो रिलीज हुआ तो एटलीस्ट 5 years के अंदर ही क्या हुआ, उसके बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो जाता है। इसके अलावे उसका रीप्रिंट भी किया जाता है 8 times इन फ्रांस, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थे उसमें 8 times उसे ट्रांसलेट किया जाता है। 1684 की बात करें तो 1684 में यह इंग्लिश में फिर से यानी कि 3 times इन इंग्लिश इट वॉज ट्रांसलेटेड। इसके अलावा अरेबिक, पर्शियन, इन सारे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था। और बर्नियर की सबसे खास बात यह है कि उसने इंडिया में यहाँ के सोशल स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया और कुछ चीज़ों को कंपेयर करने के अलावे जो यहाँ पर बुराइयाँ थी उसका भी पर्दाफाश किया, उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा लाइट डाला। जैसे कि सबसे पहले बात आती है सती सिस्टम जो हमारे यहाँ था, जो मिडिवल टाइम में भी चल रहा था। बर्नियर ने लिखा है कि ये एक बहुत ही रूह कांपने वाली सिचुएशंस होती थी, जिसे कि बर्नियर ने रोकना चाहा, 1-2 बार समझाया भी, लेकिन हमेशा ही वह ऐसा करने में सक्सेस नहीं मिल पाया उसे। क्योंकि यहाँ की जो यानी कि इंडियन लेडीज़ जो होती थी उन्हें बचपन से ही यह बताया जाता था, यह काम उनके मदर के द्वारा किया जाता था कि जो भी है यानी कि जब तक हस्बैंड की लाइफ होती है तभी तक उस लड़की की भी लाइफ होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो बचपन से ही उनकी मेंटलिटी को इस तरह से ग्रो किया जाता था कि बड़े होने पर जब उसके हस्बैंड नहीं रहते थे तो वे अपनी इच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से वे सती होना ही पसंद करती थी।
इस बात का बर्नियर को सबसे ज़्यादा दुख है कि वह इस चीज़ को रोक नहीं पाया और इसके बारे में उसने यूरोपियन कंट्रीज़ में इस बात की चर्चा भी की। इन सब के अलावा रहन सहन की बात करें तो बर्नियर का कहना है कि इंडिया में मिडिल क्लास नहीं होते थे, यानी कि या तो बहुत ही हायर क्लास जो कि किंग्स या तो फिर जो रैयत्स होते थे या फिर सामंत्स होते थे, बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स रहते थे जो कि मुग़ल एम्पायर में डिप्यूटेड रहते थे, उन सब का एक अलग स्टेटस था जो कि बहुत ही हाई लेवल का था। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटस था वो बहुत ही लो लेवल का था। बर्नियर का यह भी कहना है कि यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे वे अपने स्टेटस को बहुत ही अच्छा नहीं दिखाते थे, बल्कि वे एक बहुत ही पुअर पीपल की तरह, लोअर ग्रेड की तरह रहना पसंद करते थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण था, उनका मानना यह था कि अगर वे अच्छे से रहने सहने लगे तो उनकी जो बड़े ऑफिसर्स हैं या फिर जो सामंत्स हैं वे उनसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और फिर बाद के समय में उन्हें और उनकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो ये सोच की वजह से वे क्या करते थे, यानी कि मिडिल क्लास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अगर मुग़ल एम्पायर में मतलब कि 19th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में क्या था, 16th-17th सेंचुरी में बस दो ही क्लास रह गए थे, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। मिडिल क्लास पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। रहन सहन के अलावा अगर बात करें, खाने पीने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया में लीकर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता था, बट फिर भी यहाँ के जो लोअर कैटेगरी के लोग थे वे लीकर का इस्तेमाल बहुत कम करते थे और इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े यानी कि बिग ऑफिसर्स जो थे, जो बड़े पोस्ट पर अपॉइंट थे, जो सामंत थे, उनके घरों में उनके जो फोर्ट्स होते थे वहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बल्कि दूसरी तरफ देखें तो जो लोअर कैटेगरी के लोग रहते थे, लोअर कैटेगरी के लोगों के घरों का जो खाना पीना रहता था वो बहुत ही सिंपल और शुद्ध रहता था। अपर कैटेगरी के लोग काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज खाते थे, लिकर्स यूज करते थे और जो भी ऐसी चीज़ें जो कि किंग के द्वारा अफोर्ड की जाती थी उन सारी चीज़ों को करना वे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बर्नियर ने क्या किया, बर्नियर ने उस समय यानी 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच का जो समय है उस समय के सोशल स्टेटस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, बहुत ही ज़्यादा लाइट डाला है। इसके अलावा बर्नियर जब मुग़ल एम्पायर में काफ़ी समय तक रहे थे तो उन्हें काफ़ी टाइम यह भी मौका मिला था कि वे मुग़ल आर्मी के साथ ट्रैवल कर सकते। तो जब मुग़ल आर्मी के साथ वे उनका ट्रैवल होता था तो उसके बारे में एक जो इंसिडेंट है वो इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, यानी कि बर्नियर ने क्या कहा है, बर्नियर ऑफन ट्रैवल्ड विद द आर्मी। दिस इज एन एक्सcerpt फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन इन द आर्मीज मार्च टू कश्मीर। यानी कि जब कश्मीर जा रहे थे, जो आर्मी मुग़ल आर्मी कश्मीर की तरफ रवाना हो रही थी तो बर्नियर को उस आर्मी में जाने का मौका मिला और उनके द्वारा जो फीलिंग्स जो उन्होंने फील किया वो उन्होंने क्या किया वो यहाँ बता रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 गुड तुर्कमान horses and I also take me with a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse with a flask of water in his hand, according to the custom of the country. I am also provided with very useful article such as a tent of moderate size, a carpet, a portable bed made of 4 very strong but light cats, a pillow, a mattress, round leather tablecloths used at meals, some few napkins of dry clothes, 3 small bags with culinary utensils with are all placed in a large bag, and this bag is again carried in every capacious and strong double sack or not net made
ऑफ लेदर थ्रॉग। तो यहाँ उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि जब वे जा रहे थे तो कैसे उनके जाते ही उन्हें जो कुछ भी मिलना चाहिए, यानी कि उन्हें जो अफोर्ड करते थे वे, जैसे कि हॉर्स हो गया, तुर्कमान हो गया, यहाँ तक कि कुक। और कुक के साथ क्या होता था, कुक कहीं भी बर्नियर के पहुँचने के पहले ही पहुँचे रहते थे। वे बर्नियर के पहुँचने पर उन्हें पानी पिलाते, अपने उनके घोड़ों को पानी पिलाते, उनकी सेवा करते। इसके साथ साथ बर्नियर्स की ज़रूरत की जो भी चीज़ें रहती थी, जो भी थिंग्स उनसे बिलोंग करती थी, उन सब का ख्याल भी रखा जाता था। जैसे कि खाने का तौर तरीका, साफ़ सफाई, सोने के लिए जो भी कुछ मैट्रेस, पिलोज, जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वे सारी चीज़ें उस ड्यूरेशन में भी अवेलेबल करवाई जाती थी। द डबल सेक likewise contains the provisions, linen and wearing apparel, both of the master and servants. I have taken care to lay in a stock of excellent rice for 5 or 6 days, consumption of sweet biscuits flavored with anise, herbs, of limes and sugar. Nor have I forgotten a linen bag with its small iron hook for the purpose of suspending and draining dahi or curds. Nothing being considered so refreshing in this country as lemonade and dahi. So, उन्हें इंडिया की बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें बहुत सारी चीज़ों ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, जैसे कि वो एक बैग जिसे कि हर जगह ले जाया जाता था और उसका यूज़ किया होता था, काफ़ी सारी चीज़ों में से यूज़ किया जाता था। इसके अलावा उन्हें जो बिस्किट सर्व की जाती थी, जो दही उन्हें यानी कि कर्ड जो दिया जाता था, वे सभी इन सभी का जो टेस्ट है वो यूरोप में देखने को नहीं मिलता है। एक जगह बर्नियर ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर वो सारी चीज़ें जो कि वेस्ट या यूरोप में देखने को नहीं मिलती है और वो इंडिया में देखने को मिलती है, तो ज़रूरी नहीं कि वे सारी की सारी चीज़ें लो स्टेटस वाली होंगी या फिर ऐसा होंगी कि जो कि हार्म कर सके। बहुत सारी इंडिया की ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये सारी चीज़ों वे बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वे यूरोप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो यह था अभी का बर्नियर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने देखा अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड नाउ बर्नियर। इसके साथ ही आज का लेक्चर होता है ख़त्म। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके बाद का टॉपिक करेंगे, इस क्लास 12th NCERT चैप्टर 1। सी यू।